नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन सिटीजन्स। तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा जब शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये आपने याद रखना है, जब स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये आपने याद रखना है। स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इनका वर्णन है। ये आपने याद रखना है। संविधान के पार्ट 3 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ये आपने याद रखना है। मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बताना है कि आपने इनमें से किसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये आपने याद रखना है। जो लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा खुद ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है, ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ एक संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है, ये आपने याद रखना है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपनी जो शपथ लेता है वो एक संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। और अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को तथा अध्यक्ष को संबोधित कर त्याग पत्र सौंपता है, ये याद रखना है। अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी आपने याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ये आपने याद रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है, ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो जीवी मामलकर थे। गणेश वासुदेव मामलकर जो थे वो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। संघ परिवार सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैबिनेट सचिव जो होता है वो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक होता है।
क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फ्रॉम इट्स अप्रूवल विद इन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए 1 महीने के भीतर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, केवल राज्यसभा में। और राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और उनकी जो योग्यता होती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष से कम नहीं आयु होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं सभापति के बारे में। भारत का जो उपराष्ट्रपति है प्रेजेंट में कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होते हैं। तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो खुद अपने सदस्यों में से ही एक को उपसभापति निर्वाचित करती है, और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है, ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो कौन थे? वो श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे, ये भी आपने याद रखना। श्री SV कृष्णमूर्ति जो थे वो प्रथम उपसभापति थे राज्यसभा के। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो कौन सा राज्य है जो लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सिक्किम जो है। सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिक्किम जो राज्य है वो लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है। अब बात करते हैं त्रिपुरा जो है। त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ से लोकसभा के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? वहाँ से त्रिपुरा से 2 सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर से भी दो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ से भी 2 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। और सिक्किम से केवल 1 सदस्य चुना जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। और सबसे ज़्यादा जो है वो किस स्टेट से चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य? वो उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है, इस धन विधेयक के वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। धन विधेयक जो होता है मनी बिल किस सदन में पेश किया जाता है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस हाउस में इसे पेश किया जाता है। तो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक यानी कि मनी बिल को पेश किया जा सकता है। उसके बाद धन विधेयक को संसद में किसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जा सकता है? ये भी आपने याद रखना है। जो मनी बिल होता है उसे संसद में किसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धन विधेयक जो है उसे केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो बस स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी, सुचेता कृपलानी जो थी वो स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये किस स्टेट की थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की स्टेट की ये स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की स्टेट की ये मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति स्वीकृति कौन प्रदान करता है? 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाई। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था वो आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों तथा योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए 6 अगस्त 1952 कब? 6 अगस्त 1952 को 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जानते थे। योजना आयोग के सदस्यों के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है और नवगठित नीति आयोग में इसकी लगभग सभी विशेषताएं शामिल हैं, अतः इसके भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपने याद रखना है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ये भी आपने याद करना है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, आर्टिकल 360 जो है 360 जो है वो इसके द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख जो है वो खतरे में है, क्या है? जब राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय जो स्थिरता है वो और साख जो है वो खतरे में है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान में अंतःस्थापित किया गया था? विच अमेंडेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतःस्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 86वां संशोधन जो हुआ था भारत के संविधान में, उस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतःस्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो 86वां संवैधानिक संशोधन था वो 2002 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51A में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।